नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं पेडागोजी सीरीज का पार्ट नंबर 7। आज का ये वीडियो नंबर 7 है। पिछले वीडियो के अंत में हमने प्रश्न क्रमांक 30 को डिस्कस किया था कि पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है। तो आपको पता है, पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो ऑनेस्ट है वो शामिल नहीं था। आपका हेल्थ भी शामिल था, हेड भी शामिल था, हैंड भी शामिल था, लेकिन एक और 4H सिद्धांत था ना, तो एक और H जो शामिल है वो कौन सा है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सा है, हार्ट है। कौन सा? हार्ट, यानी हृदय। तो पिछले वीडियो में हम इतना डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को, और वीडियो में बने रहिए अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी व्याख्या विधि का लाभ नहीं है। व्याख्या विधि का आपको बताना है कौन सा लाभ नहीं है। यह छात्रों को प्रेरित करती है, या फिर यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, इसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है, इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका लाभ नहीं है। तो पहले आपको वो देख लेना है जो लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? नंबर 1, समय और शक्ति की क्या होती है, इसमें बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय और शक्ति की। और यह जो है वो छात्रों को कई चीज़ें जानने के लिए प्रेरित भी करती है, तो ये भी लाभ है। ये जो संपर्क को सुविधाजनक बनाती है ये भी लाभ है, और समय और शक्ति की बचत होती तो ये भी लाभ है। ये तीनों लाभ हैं। तो फिर इससे विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है, ये गलत है। क्योंकि जो व्याख्या विधि है उससे श्रवण कौशल का विकास होता है किन में? विद्यार्थियों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है। भाषण विधि का जो आपको दोष है वो बताना है कि कौन सा है जो भाषण विधि का दोष नहीं है। यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह आत्मश्रम को हतोत्साहित करती है, और इसमें अनावश्यक बातों का समावेश हो सकता है। तो आपको पता है कि भाषण विधि में जो भी भाषण देता है वो कौन देता है? शिक्षक देता है, और सुनते कौन है? विद्यार्थी सुनते हैं। तो यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, यह जो है इसका दोष है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कौन सा? जो इसका दोष नहीं होगा, मतलब इस विधि का लाभ होगा। तो यह तो दोष है, यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, तो ये तो दोष है, तो ये नहीं होगा। और ये जो है वो आत्मश्रम को हतोत्साहित करती है, यह भी दोष है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और इसमें अनावश्यक बातों का समावेश होता है। तो कई बार क्या होता है, व्याख्या करते करते पाठ्यक्रम से हटकर भी बात होने लगती है, तो अनावश्यक बातों का भी समावेश होता है। तो ये भी तीनों दोष हैं। तो दोष कौन सा नहीं है? यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह इस विधि का जो है वो गुण है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोष नहीं है, मतलब कि गुण पूछा है, तो गुण है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? जो पिछड़े हुए बालक हैं उनकी शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध किस योजना में होता है, आपको बताना है। सम्मेलन योजना में, द्विभाजन योजना में, द्विकाल योजना में, या फिर सामाजिक योजना में? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पिछड़े बालकों की शिक्षा का जो उपयुक्त ढंग से प्रबंध होता है वो किस योजना में होता है? सम्मेलन योजना के अंतर्गत हो जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकते हैं, तो इनको बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको जूम आउट करते हैं। चलिए, शायद थोड़ा सा और करना पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा। तथ्य देखिए पहले। औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देशन योजना और सेमिनार वर्ग योजना जो हैं वो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के हैं। किसके हैं? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के। आपको बताना है ये किसने दिए हैं। नीचे ऑप्शन आपके अभी दिखाई दे रहे हैं, शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देशन वर्ग योजना और सेमिनार वर्ग योजना। तो आपके ऑप्शन है कि कौन कौन है जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के बताए हैं। किसने बताए हैं ये? तो ये रहे आपके पास ऑप्शन, मोफात ने, मोवेल ने, मैस्ली ने, या फिर बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा बाइनिंग एवं बाइनिंग ने सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के जो हैं ये
योजनाएं बताई हैं। कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक, आत्मनिर्देशन और सेमिनार। कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिक्षक को? एक अच्छा विद्वान, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला, या एक अच्छा कहानीकार, या फिर अच्छा कवि। तो जब कहानी कहना है तो शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक अच्छा कहानीकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा कहानीकार। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है? आपको बताना है कि जो सामाजिक ज्ञान शिक्षण है उसके लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस विधि में की गई है? प्रोजेक्ट विधि में, समस्या विधि में, डाल्टन विधि में, या फिर व्याख्या विधि में। तो समस्या जो है आपकी वो सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए अलग से जो कक्षा की अवधारणा रखी गई है या पृथक कक्ष की अवधारणा रखी गई है वो रखी गई है आपकी किस विधि में? जी हाँ, राइट आंसर है आप लोगों का डाल्टन विधि में रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रिय के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे? किसके शिक्षण हेतु? ज्ञान इंद्रियों के शिक्षण हेतु। जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ज्ञान इंद्रियों के शिक्षण हेतु कौन सी शिक्षण पद्धति को प्रस्तावित करेंगे? व्याख्यान को, निरीक्षण को, वाद विवाद को, या फिर समस्या विधि को। तो यहाँ पे आपको पता है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मतलब जो आपकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं कितनी है? 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? निरीक्षण करते हैं। किसके द्वारा? आँखों के द्वारा। तो ज्ञान इंद्रियों के शिक्षण से आधारित जो पद्धति है वो है निरीक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो सामाजिक ज्ञान की कक्षा है उसके लिए जो आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? फर्नीचर की, प्रकाश की, वायु की, या फिर सहायक सामग्री की। तो आप सामाजिक ज्ञान पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होगी? यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर भी आपका सहायक सामग्री में आ जाएगा अगर आपको आवश्यकता है, तो वैसे तो नहीं होती है। प्रकाश भी इसी में आएगा और वायु भी इसी में आएगी। किसके अंतर्गत? सहायक सामग्रियों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्य प्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे? आपको ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना है, संगठन कराना है और कार्य प्रणाली को बनवाना है, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, वाद विवाद का, या फिर प्रोजेक्ट का, या फिर समस्या समाधान विधि का। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत का चुनाव, संगठन और कार्य प्रणाली जो है वो आप किस विधि में करेंगे? पहले उसका एक क्या बनाएंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके बाद उस पर कार्य करेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत इसको करवाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि? जो आपकी परीक्षा प्रणाली है वस्तुनिष्ठ वो श्रेष्ठतर है क्यों है? यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, या फिर पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, या फिर उत्तर देना सरल होता है, या फिर जांच कार्य भी सरल होता है। श्रेष्ठतर है क्योंकि तो अगर सबसे जो है इसकी श्रेष्ठतम विशेषता माने तो वो हो जाएगी यह पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। विशेषताएं ये सारी हैं लेकिन पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा की श्रेष्ठतम प्रणाली है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। कैसी सावधानी बरती जानी चाहिए? बालकों को स्वतंत्र अवसर देने की, निरीक्षण द्वारा समझने के अवसर देने की, प्रश्न करने की, या पूर्व तैयारी या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की। तो आपको मालूम है कि कहीं पर भी अगर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पूर्व तैयारी और निर्देशों या उद्देश्यों का निर्धारण करना सबसे आवश्यक कार्य होता है। किसका? निरीक्षण विधि का, कि पहले से तैयारी करो और उद्देश्यों का निर्धारण करो कि ये उद्देश्यों की पूर्ति इस निरीक्षण के दौरान होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की वह पद्धति जिसके दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो आपको बताना है कौन सी पद्धति है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि नहीं, सॉरी, व्याख्या विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक ज्ञान की शिक्षण पद्धति दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, वो है आपकी व्याख्या विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण अंग है।
सामाजिक ज्ञान जो शिक्षक है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? नेतृत्व, चातुर्य, वाक्पटुता या फिर नेतृत्व क्षमता। तो सामाजिक ज्ञान शिक्षक का जो महत्वपूर्ण गुण है वो है आपका क्या? नेतृत्व क्षमता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, जो है वह विधि कौन सी जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्ण उत्तरदायित्व मतलब पूरी जिम्मेदारी होती है किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर विद्यार्थियों की। वह विधि कौन सी है? भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका तो बिल्कुल किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। कौन सी विधि? भ्रमण विधि। जी हाँ, कैसे? देखिए, भ्रमण विधि में शिक्षक बच्चों को कहीं भ्रमण के लिए ले जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इनको कोई नुकसान ना हो, व्यवस्थित जिस प्रकार से गए हैं उसी प्रकार से वापस घर पर आए। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की होती है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है। कैसा बनाना है? विद्वान, स्वस्थ, आदर्श या फिर अच्छा नागरिक। तो सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक को अच्छा नागरिक बनाना। कैसा नागरिक बनाना? अच्छा नागरिक बनाना। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। और अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप MP-TET की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप 299 प्राइस वाली टेस्ट सीरीज अब 149 यानी 50% डिस्काउंट के साथ APN 50 कोड यूज करके ले सकते हैं। इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 20 FLT, जिसमें आपकी संस्कृत या इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।